हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रकाश का अपवर्तन है, इससे हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन था उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से यानी कि पहले वाले रास्ते से विचलित हो जाती है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसे हम लोग समझेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर खो इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ये मान लो सघन माध्यम है जहाँ डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सघन माध्यम मतलब मान लो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा एयर के मुकाबले। ठीक है, ये मेरा एयर हो गया। ठीक है, हवा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से आपतित हुआ, जिस पॉइंट पे पड़ा यहाँ पे आप अभिलंब खींच देते हैं तो इससे चला जाना चाहिए था इस तरह, बट ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, विरल माध्यम। तो याद रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम जब प्रकाश अपवर्तित होती है तो वो क्या होती है बाबू, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गई, इसे चला जाना चाहिए था इस तरह सीधा, बट ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर खो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में क्या होता था, बोलता था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो उसमें भी 2 नियम होता था, इसमें भी 2 नियम होगा। ठीक है, इसमें भी 2 नियम होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तब क्या होता है? तब ये होता है आपका क्या कि ये जो है बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये कब होगा बाबू, जब ये कब होगा, बिना मुड़े सीधी कब निकलेगी, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जब आपतित होगा। ठीक है, तब ये घटना होगा कि वो बिना मुड़े जो है परावर्तित हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का खो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, प्रकाश का परावर्तित होना। प्रकाश के परावर्तित के कारण ही क्या होता है, प्रकाश के परावर्तित के कारण ही बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। ओके, जैसे आप किसी बड़े बर्तन में क्या करो, बहुत बड़े बर्तन, ऐसा बर्तन लो जो कि इसमें बाल्टी इसके अंदर चले जाए। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर आप जब बाल्टी रखोगे, ओके, तो ये बाल्टी इस तरह नीचे है, बट आपको प्रतीत होगा कि ये बाल्टी जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ऊपर है ना, इस तरह प्रतीत होगा। हालांकि ये बाल्टी रियल में नीचे रखा हुआ है, लेकिन आपको आभास होगा, आप कल्पना करोगे ये बाल्टी जो है ना ऊपर उभरा हुआ है, यानी कि ऊपर रखा हुआ है, ये बहुत ही मतलब गहराई इसका कोई खास नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। ओके, इसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तित होना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखना चाहते हैं तो ऐसा करना, आप इसका करना चाहते हो आप एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा करना, एक बाल्टी लेना छोटा जैसा, आप जग भी ले सकते हो, मग ले सकते हो, उसमें आप क्या करना, एक जो है सुई गिराना। तो आप देखना, वो सुई आपको लगेगा कि वो काफ़ी ऊपर है, लेकिन उसका गहराई बहुत ही ज़्यादा होता है ना। इस वाटर का देखिए गहराई यहाँ से यहाँ तक है, बट आपको प्रतीत होगा कि बहुत कम गहराई यहीं से यहाँ तक, इस बाल्टा का जो है गहराई यहीं से यहाँ तक है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। ठीक है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ आपको प्रतीत होगा आपका सुई, है ना, हालांकि नीचे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध है? इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके, इसमें कंफ्यूज बच्चा होता क्या बच्चा, क्यों कंफ्यूज होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 माध्यम मेरे पास होता है, एक होता है सघन माध्यम जहाँ घनत्व ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, विरल माध्यम के मुकाबले। ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो मैंने क्या कहा कि ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये देखिए, इसे चला जाना चाहिए था इस साइड, लेकिन ये क्या होगा,
अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो गया, ये कोण बड़ा हो गया और ये कोण क्या हो गया, छोटा हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, लेकिन ये तो आता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है ना। तो ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि उल्टा घटना हो रहा है। तो उल्टा होगा तो कोण भी क्या होगा, उल्टा बनेगा। कोण क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता था, छोटा होता था। इसमें क्या होता था, देखिए ये अपवर्तन मतलब क्या होता है, आसपास चला जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण छोटा हो रहा था कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता था तब। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि किरण जो है इस तरह जा रही है ना, इस तरह नहीं आ रही है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब। लेकिन क्वेश्चन में दे दे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर तब क्या हो जाएगा, तब ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म की परावर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे परावर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, प्रिज्म की आधार की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ओके, प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर खो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रतिबिंब बिंदु। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा मिट्टी जो है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित, एक मिनट ये क्या हो रहा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ओके, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कैसा वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान यानी म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन आई बटा साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, को, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोल रहा है प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक जो है n2 है। तो यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R का R बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसे हम थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि इसे आपको थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो माध्यम ले लेते हैं। ये हो गया मेरा सघन माध्यम जिसमें मान लो वाटर दिया हुआ है या फिर पेट्रोल या फिर डीजल कुछ भी दिया हुआ है, और ये मान लो आपका एयर है, हवा है। ओके, किरण क्या हुआ बाबू, यहाँ से आपतित हुआ और यहाँ पे अभिलंब डाले और ये क्या हुआ, अपवर्तित हो गया, यानी आर पार चला गया, मतलब अपवर्तित हो गया। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ओके, अब इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि इसे आई बोलते हैं। ओके, और ये इसे हम बोलते हैं आर, यानी कि अपवर्तन कोण। ओके, तो स्नेल के नियम के अनुसार होता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ओके, चलिए आपको समझा देता हूँ। देखिए स्नेल के नियम के अनुसार होता क्या है आपका, स्नेल का नियम अनुसार होता क्या है, पहले
यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी n1, ओके, गुना आपतन कोण की जीआ यानी साइन i, है ना, ये जो है बराबर होता है दूसरे माध्यम गुना परावर्तित कोण की जीआ यानी साइन r, इसके बराबर होता है स्नेल के नियम के अनुसार। ये जो है पहले माध्यम गुना साइन i इक्वल टू दूसरे माध्यम गुना साइन r, ठीक है, समझ गए, ये इसके बराबर होता है स्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है। इसे आप खाली सिंप्लीफाई कर दो, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस साइन i तो है ही मेरे पास, इसे ये जो साइन r है इसे भी इस साइड लेते आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन i इसी साइड रखेंगे, साइन i इसी साइड रखेंगे और साइन r को लेते आएंगे। तो साइन r यहाँ पे देखिए गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ गया साइन i बटा साइन r, ओके। n2 को इसी साइड रखना है जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस n1 को इस साइड लाओगे, ठीक है, तो ये तो गुना में है तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम भाग में लाएंगे तो नीचे आ जाएगा यानी n2 बटा n1, ठीक है। तो साइन i बटा साइन r क्या बन रहा है यहाँ पे, किसके बराबर आ रहा है, n2 बटा n1। तो n2 बटा n1 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका आंसर राइट होगा, ओके। तो ये देखिए 13 नंबर का n2 बटा n1 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर घो में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घो, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब यानी कि पट्टी, उससे क्या हो रहा है, उससे होकर गिरने की पथ नीचे, जैसा कि चित्र में 2.40 में दिखाया गया है। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, तो बोल रहा है द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा। तो याद रखिएगा इस स्थिति में क्या होगा, आपका द्रव्य का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक समान हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 इसका भी होगा, ठीक है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है और बहुत बार पूछा भी गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, ओके। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन क्या करूं, ओके, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके। जहाँ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा वहाँ पे मैं आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ओके। और यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा अवतल लेंस, ये इसका बीच हो गया और इसका ये बीच हो गया, ओके। अब देखिएगा उत्तल लेंस का, देखिएगा बीच का जो पोर्शन है वो बड़ा है ना, क्या है, ये बड़ा है, लेकिन इसके बीच का पोर्शन क्या है, छोटा है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना बड़ा है और बीच में आते आते क्या हो गया, ये इतना छोटा हो गया, है ना, इतना छोटा हो गया, देख सकते हैं आप, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। बट इसमें क्या है, शुरू में इतना ही छोटा था, ये जैसे जैसे बीच में आ रहा है क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। देखिएगा बड़ा होते जा रहा है ना, बीच में आकर के सबसे बड़ा हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस में जो होता है वो जो होता है वो बीच की अपेक्षा किनारा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है ना। बीच की अपेक्षा नहीं तो किनारे का अपेक्षा बीच में मोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा हो जाता है, ओके। चलिए ये देख सकते हैं बीच में क्या हो गया, मोटा हो गया, सबसे बड़ा रेडियस बन गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ओके। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, ओके। तो क्या होगा, तो ये होगा क्या, फोकस दूरी से दुगनी हो जाएगी, ओके। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका गो हो जाएगा, फोकस दूरी से दुगनी होगा। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब हमारा जो है बिंब जो है, हमारा वस्तु जो है कहाँ रखा हो, जब वो जो है वास्तविक बने, वास्तविक उल्टा और बराबर बने, वस्तु के बराबर बने, तब ये क्या होगा, कहाँ वस्तु हमारा होगा, फोकस दूरी से दुगनी पर होगा रखा हुआ, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा हो वस्तु तब, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 18,
ओके, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? ओके, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, काल्पनिक और सीधा। जब हमारा जो वस्तु है वो उत्तल लेंस के फोकस, देखिएगा ये मेरा उत्तल लेंस है। ओके, चलिए वस्तु जो रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है? देखिए लेंस, ये हो गया लेंस। ओके, ये हो गया केंद्र लेंस का, और ये हो गया आपका फोकस जो कि F1 होता है, और ये 2F1 होता है। ठीक है, तो वस्तु जो है इनके और इनके बीच रखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है आपका जो लेंस का जो ये जो क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। अन्य ओके, कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो आइए, ये तो आपका हो गया न्यूमेरिकल हो गया, तो न्यूमेरिकल को आइए यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, 19 नंबर का न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में जो होता है यू क्या होता है जी आपका? यू, बताइए यू क्या होता है आपका? यू जो है आपका निगेटिव होता है, यानी कि यू का मान दिया हुआ है 30, तो 30 हो जाएगा मेरा निगेटिव में। ठीक है, सेंटीमीटर है। ओके, उसका भी क्या हो जाएगा? जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कहाँ? वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये होगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है, ये जो मेरा देखिए ये जो जैसे मान लो उत्तल लेंस है। ठीक है, आपका वस्तु रखा हुआ है इस साइड धनात्मक होता है, याद रखिएगा। ओके, अब प्रतिबिंब बन रहा है उस साइड, तो उस साइड ऋणात्मक होता है। सॉरी, इस साइड ऋणात्मक होता है। यार कन्फ्यूज मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो है दिया हुआ, जो है हमारा जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसे आप अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, देखिएगा। ओके, जिससे बात कर रहा है उत्तल लेंस की, बात किसकी कर रही? उत्तल लेंस की। तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी लेंस हो, ठीक है, उसमें क्या होता है? इस साइड आपका ऋणात्मक होता है, जो भी मान हो ऋणात्मक में होता है, और इस साइड क्या होता है? धनात्मक में होता है। ठीक है, ओके, तो ये फोकस की ओर रखा हुआ है, यानी कि यू जो है फोकस की ओर रखा हुआ है, यानी कि यू का मान कितना दिया हुआ है? निगेटिव में दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? निगेटिव में दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर यू का मान निगेटिव में है। ओके, अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो इस साइड बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? धनात्मक में, यानी कि भी जो होगा आपका प्रतिबिंब जो होगा वो प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f उत्तल लेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 1/f = 1/v - 1/u, यही होता है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ आप देखिएगा 1/v का मान कितना है? 30 प्लस में है, और 1/u देखिए यहाँ तो माइनस पहले से है, देखिएगा माइनस पहले से फॉर्मूला में है, और फिर ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप काटोगे नहीं माइनस माइनस। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/f = क्या हो जाएगा? 1/30 प्लस फिर 1/30, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 बटा क्या आ जाएगा? f = आ जाएगा, f = 30 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी इसे कैंसिल करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर? वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 15 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है जी? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, इसका हो गया फोकस दूरी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है आपका? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव में होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी देखिए, अवतल लेंस का फोकस दूरी देखिए, फोकस इस तरह होता है, इस तरफ होता है जी, तो इस तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका f क्या दिया हुआ है? f = माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? माइनस दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आपका 1/F, किस में होता है, मीटर में होता है। किस में होता है जी, मीटर में होता है। बट ये जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में आप आंसर दे सकते हो। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम 100 से गुना कर देंगे तो 100/F सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो F का मान यहाँ पे आप पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100/F का मान कितना दिया हुआ है, -20। ओके, तो ये डायोप्टर में मापा जाता है हमारा लेंस की क्षमता, तो डायोप्टर यहाँ पे DC यहाँ पे सूचित कर दिए। ओके, तो ये हो गया 20/100 यानी कि -5 डायोप्टर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें -5 डायोप्टर दिया हुआ है, या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ -5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो इकाई होता है डायोप्टर में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोल रहा है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस एवं फोकस दूरी की दुगनी, ये अब दूनी लिखा हुआ है, मतलब दूनी मतलब दुगनी होता है। ठीक है, दुगनी दूरी पर के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो 21 नंबर यहाँ पर समझिएगा। ओके, 21 नंबर का जो है आपको समझना है। ठीक है, 21 नंबर मैं आपको समझा देता हूँ पहले आपको अच्छे से। ओके, इसे मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ओके, वस्तु कहाँ रखा हुआ है जी, यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो वस्तु यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपतित होगा। ओके, और इस तरफ फोकस से पार होगा। ओके, दूसरा क्या होगा, दूसरा किरण हम लोग केंद्र से होकर के गुजारे। ठीक है, केंद्र से होकर गुजार रहे हैं। ओके, तो यहाँ आप देखिए ये क्या हो गया, आपका जो वस्तु रखा हुआ था ऊपर रखा हुआ था, बना कहाँ प्रतिबिंब, नीचे बना। इसका मतलब ये कैसा बना, उल्टा बना। ओके, उल्टा बना, तो उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, याद रखिएगा। उल्टा जब भी बने प्रतिबिंब वो वास्तविक होता है। अगर सीधा बनेगा तो आभासी होगा। इसका मतलब ये, और देखा जाए तो ये वस्तु से बड़ा भी है। ये वस्तु का देखिए इतना बड़ा था, ये इसका देखिए डिस्टेंस कितना बड़ा हो गया, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ये काफ़ी बड़ा हो गया। ओके, यानी कि ये वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ओके, तो 21 नंबर की क्या हो जाएगा आंसर, वास्तविक। देखिएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा कहाँ लिखा हुआ है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, घो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन क्या है, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 था। ओके, 22 था। ओके, चलिएगा समझिएगा। ओके, एक लेंस की फोकस दूरी देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा आप। ओके, तो यहाँ पे मान लो उत्तल लेंस है, ये क्या है मेरा उत्तल लेंस है। ओके, ये हो गया इसका केंद्र हो गया O, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ओके, वस्तु जो है रखा हुआ कहाँ है, वस्तु जो हमेशा रखा हुआ होता है कहाँ होता है, यहाँ पे रखा हुआ होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे वस्तु मान करके चलते हैं और यहाँ से आपतित हुआ है और यह अपवर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजरेगी, तो इसे हम फोकस से गुजार दिए। ठीक है, दूसरा किरण क्या होगा, दूसरा किरण जो है वो जो है केंद्र से होकर के इस तरह गुजरेगी। ओके, और ये देखा जाए तो ये समांतर है, वो कभी भी नहीं मिलेगी, बट इसे हम पीछे इस तरह बढ़ाएंगे तो पीछे होकर के हमें ये मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी, पीछे होकर के यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यानी कि प्रतिबिंब जो है, जो वस्तु का डिस्टेंस है इससे क्या बन रहा है, अधिक बन रहा है। 20 सेंटीमीटर का था फोकस लेंथ। ओके, तो 20 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है, ये काफ़ी इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे बन रहा है आपका प्रतिबिंब, है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर से अधिक बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 22 का। देखिए 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर कौन सा है, खो, है ना, क्योंकि वस्तु का जो है फोकस दूरी जहाँ रखा हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है प्रतिबिंब बन रहा है, यानी 20 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है
किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा? ओके, ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना। अवतल लेंस में क्या होगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है। यानी कि काल्पनिक अवतल लेंस में बनता है, यानी कि आभासी बनता है, इमेजिनरी जो है आपका बिंब, जो प्रतिबिंब जो है इमेजिनरी बनता है, ओके, काल्पनिक बनता है, ओके। तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह कैसा होगा, ये आपको बताना है, ओके। तो एक लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है? +5 डायोप्टर दिया हुआ है। तो एफ देखिए, पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/P होता है, ओके। ये होता है आपका मीटर में, ओके। लेकिन हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 100/P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान दिया हुआ है आपका प्लस में दिया हुआ है 5 डायोप्टर, तो इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये किस में आया है जी? ये धनात्मक आया है ना। धनात्मक किस में आता है? उत्तल लेंस में आता है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की क्षमता होगी, है ना, धनात्मक होगी, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस होगा जी? क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव में आता तो हम बोलते कि ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, उत्तल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में बनेगा जो कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है, ओके। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, किसका दिया हुआ है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है आप ही बताइए? प्लस में होती है, ओके। फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होता है, क्योंकि उत्तल लेंस का देखिए इस तरह, देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस साइड का जो होता है वो धनात्मक होता है, इस साइड में जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? टर्म धनात्मक होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? धनात्मक में हो जाएगा प्लस में 25 सेंटीमीटर, ओके। बात समझ में आ गई? तो क्षमता बराबर क्या होता है? 1/F मीटर में होता है, जिसे हम लोग डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका डायोप्टर लिख देते हैं, ठीक है। मीटर की जगह क्या लिख देते हैं? डायोप्टर लिख देते हैं, यानी डी लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी? ये आपका मीटर में दिया हुआ है तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/, कितना दिया हुआ है आपका? 25 दिया हुआ है ना। तो 25 को क्या करो आप 100 से भाग दे दो तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ओके। 25 मीटर में दिया हुआ था ना, तो 100 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा ना। तो इस तरह इसे आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 100/25 आ जाएगा, ओके। तो 25 चौके 100 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर को में दिया हुआ है 4 डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर को हो जाएगा यहाँ पे 4 डायोप्टर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तब ये कौन सा लेंस होगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, दोनों ही उत्तल होगा, दोनों ही क्या होगा? उत्तल दर्पण भी होगा और उत्तल लेंस भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो इसका काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। याद रखना जब आपका फोकस दूरी पॉजिटिव में रहे तो आपका जो है इसका मतलब है कि दोनों अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, है ना, दोनों ही क्या होगा? वो उत्तल में होगा, ठीक है। उत्तल लेंस होगा और उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, तभी जो है फोकस दूरी पॉजिटिव में होगा, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ मेरे पास है। चलिए, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, ओके। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? याद कीजिए 27 का हो जाएगा। देखिए पहले तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है
ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 27 का राइट आंसर हो जाएगा घो 5 सेंटीमीटर की दूरी का उत्तल लेंस ज़्यादा जो है उपयुक्त होगा, ठीक है। क्यों उपयुक्त होगा, किसके लिए उपयुक्त होगा बाबू, ये उपयुक्त होगा आपका किसके लिए, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ओके, उत्तल लेंस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर हो गया। ओके, बात समझ में आ गई आपको, घो इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों ही फोकस दूरी जो है निगेटिव में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए दोनों निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अब जब दोनों पॉजिटिव दिया हुआ था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों ही उत्तल लेंस भी है, उत्तल दर्पण भी है। ओके, तो यहाँ क्या होगा 28 नंबर में क्या होगा, 28 नंबर में आपका हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। उत्तल लेंस में क्या होता था, फोकस दूरी अगर पॉजिटिव होता था तो उत्तल लेंस उत्तल दर्पण होता था, ये निगेटिव दिया हुआ इसका मतलब अवतल लेंस अवतल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका को हो जाएगा आपका राइट आंसर, अवतल लेंस अवतल दर्पण। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट था बिल्कुल समझते हुए। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग और भी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू।